आज मैं बात करना चाहती हूँ एक सक्सेस स्टोरी के बारे में। ये सक्सेस स्टोरी है एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। क्या आपने एंडोमेट्रियोसिस इस बीमारी का नाम सुना है? एंडोमेट्रियोसिस यानी माहवारी में जो खून योनि मार्ग से नीचे बहता है, वही खून किसी महिला में ट्यूब में से अगर पेट के अंदर भी ब्लीड करने लगे, तो यहाँ पे यानी अंडाशय में या गर्भाशय के अगल-बगल में एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन या दाह निर्माण होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस नामक एक कंडीशन पैदा होती है। इस एंडोमेट्रियोसिस नामक बीमारी में पेशेंट को पेट के निचले भाग में काफ़ी दर्द रहता है। हो सकता है वो माहवारी में हो या ना हो, फिर भी ये दर्द कंटिन्यू रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा। आज चबूतरे पे चर्चा है एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक सक्सेस स्टोरी। ये पेशेंट हमारे क्लिनिक में आई, हमने इनका आईवीएफ किया और आईवीएफ के पहले ही कोशिश में इनके हाथ में लगा डबल धमाका। कौन सा डबल धमाका, आइए जानते हैं आज के वीडियो से। तो ये 27 साल की पेशेंट, इनके शादी को 7 साल लगभग हो चुके हैं। इन पेशेंट का कहीं पे आईयूआई का ट्रीटमेंट चल रहा था। जब वो पहली बार मेरे पास में आई, मैंने सोनोग्राफी किया तो अंदर का जो माहौल था वो पूरा तहस नहस था। यानी गर्भाशय इनके ओवरीज से चिपका हुआ था, इनके पेट के अंदर भी काफ़ी चिपकन थी और मैं सोनोग्राफी का प्रोब रखने के बाद भी इनको दर्द हो रहा था। ऐसे कंडीशन में मुझे 2-3 बातें पता चली। एक तो सबसे पहली चीज़, जब भी इनका ओव्यूलेशन होता होगा तो उस टाइम पे इनका जो फैलोपियन ट्यूब है वो उस ओसाइड को पकड़ ही नहीं पाता होगा, क्योंकि ये ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। दूसरी चीज़, इनके अंडाशय में जो सिस्ट था, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट था, उसके कारण उनके अंडे का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था और इस एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के कारण इनका ओवेरियन रिजर्व भी बहुत तेज़ी से घट रहा था। तीसरी चीज़, इनका जो गर्भाशय है उसका अलाइनमेंट पूरी तरीके से बदल चुका था, जिसके वजह से इनको रोज़ तेज़ दर्द होता था। इनको शारीरिक संबंध रखते वक्त भी काफ़ी तेज़ दर्द होता था, उसके वजह से इनके शारीरिक संबंध की फ्रीक्वेंसी भी कम थी। अब ऐसे केसेस में फर्टिलिटी अचीव करना एक मुश्किल बात हो जाती है। गौरतलब की बात यह है कि इस पेशेंट का इसके पहले लैप्रोस्कोपी भी हो चुका था और उस लैप्रोस्कोपी में उस सिस्ट को निकालने की कोशिश की ज़रूर गई थी, लेकिन वो सिस्ट तो ना निकल पाया। वो सिस्ट बल्कि दोनों ओवरी में रह गया, लेकिन उसमें उनका ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम हो गया। अब ऐसे जब पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो सबसे पहला चैलेंज ये रहता है कि उनको कन्विंस करना आईवीएफ का इम्पोर्टेंस। तब मैंने उनको आईवीएफ का इम्पोर्टेंस कन्विंस किया। कैसे? इस तरीके से कि देखिए, आईवीएफ में मैं आपको जो इंजेक्शन दूंगी उसमें आपके अंडाशय के अंडे बढ़ेंगे, उसके बाद में उसके अंदर का स्त्रीबीज हम सुई से बाहर निकालेंगे और शरीर के बाहर यानी एम्ब्रियोलॉजी लैब में आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ में इन ओसाइड्स को मिलवाएंगे। तो इसका मतलब ये जो ओव्यूलेशन का प्रक्रिया है, जो शरीर में नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, वो प्रक्रिया हम बाहर से करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और दूसरी बात जो मैंने उनको समझाई कि आपकी उम्र केवल 27 साल की है, लेकिन आपके दोनों अंडाशय में सिस्ट है और मुझे एक भी नॉर्मल फॉलिकल दिख नहीं रहा। इसका मतलब इस एंडोमेट्रियोसिस के कारण आपका ओवेरियन रिजर्व काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। अगर आईवीएफ के डिसीजन में आप लेट कर देती है तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो क्वालिटी खराब होती है अंडों की, वो भी हो जाएगी। साथ में साथ आपकी उम्र का जो इफेक्ट होता है अंडे के ऊपर, वो भी हो जाएगा। तो उस केस में आईवीएफ का रिजल्ट आना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद वो कपल भली भांति इस चीज़ को समझ गए और उन्होंने आईवीएफ का फैसला कर लिया। अब दूसरा चैलेंज था कि मुझे कोई फॉलिकल दिख ही नहीं रहा था इनके ओवरी में। तब मैंने जाके एएमएच टेस्ट करवाया, जिसमें मुझे ये पता चला कि हाँ, थोड़ी बहुत फॉलिकल तो इनके ओवरी में डेफिनेटली होंगे, क्योंकि इनका एएमएच का टेस्ट 1.2 आया। अब तीसरा चैलेंज था कि इनको थोड़ा सा डाउन रेगुलेशन देना ज़रूरी था, ताकि इनके जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है वो थोड़े बहुत दब जाए और मेरी आईवीएफ के ट्रीटमेंट में मुझे ज़्यादा परेशान ना करे। तब मैंने इनको थोड़ा सा डाउन रेगुलेशन दिया। हमारे पास में कुछ बहुत अच्छे ओरल मॉलिक्यूल आजकल आ गए हैं एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में, जो कि वाकई काफ़ी कारीगर है। और उसमें से एक मॉलिक्यूल ने बहुत अच्छे से अपना जादू दिखाया और जब मैंने इनको इनके पीरियड के सेकेंड डे से स्टिमुलेट करने को शुरुआत की, तो जैसे जैसे हमारा स्टिमुलेशन आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे कुछ फॉलिकल उभरना शुरू हुआ। उसके बाद में रहा ओवम पिकअप, ओवम पिकअप के बाद में इक्सी रहा। अब ओवम पिकअप करने के बाद में हमको ये भी पता चला
कि इनके जो स्त्री बीज है इसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी इक्सी अच्छे से करने के बाद में और हमारे आईवीएफ लैब का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा होने के कारण इनके जितने भी हमको मैच्योर oocyte मिले, मतलब टोटल इनके 10 oocyte मिले थे, उसमें से 7 मैच्योर मिले थे और 7 के 7 जो oocytes है वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद में तुरंत ही हमने अगले महीने में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कुछ मॉलिक्यूल्स आजकल एंडोमेट्रियोसिस में आए हैं जो कि जादुई काम करके दिखाते हैं, तो उसी में से जो एक मॉलिक्यूल मैंने यूज़ किया इनके लिए फिर से एक बार डाउन रेगुलेशन करने के लिए, और डाउन रेगुलेशन करने के बाद में इनका जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया तो पहले ही आईवीएफ अटेम्प्ट में ये पेशेंट सक्सेसफुल हो गई। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मैं सबसे पहले तो पेशेंट को समझाऊं कि एंडोमेट्रियोसिस बीमारी क्या होती है। तो ये जो एंडोमेट्रियोसिस बीमारी है इसमें पेट के निचले हिस्से में दर्द, माहवारी के दर्द, ये सारे सिम्टम्स बहुत आम है, बहुत कॉमन है। तो अगर आप में से किसी को ऐसे दर्द के सिम्टम्स हो रहे हैं और बच्चा भी नहीं रुक रहा है तो तुरंत फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस ये बीमारी सोनोग्राफी पे भी अच्छे से डायग्नोस हो जाती है। दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी थी कि इस कपल का जो डिसीजन टाइम था वो काफ़ी शॉर्ट और क्विक था। जैसे ही मैंने उनको ज़रूरत समझाई आईवीएफ की, वैसे ही ये लोग आईवीएफ करने के लिए मान गए, क्योंकि समझाने की वजह से इन लोग समझ गए कि नॉर्मल या आईयूआई में इनका बच्चा होना अभी मुश्किल है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एंडोमेट्रियोसिस में अक्सर लोगों को सर्जरी की एडवाइस दी जाती है, लेकिन आजकल ओरल मेडिसिन्स एंडोमेट्रियोसिस में काफ़ी जादुई काम कर रहे हैं। आईवीएफ का जो तकनीक इन दिनों बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों को मात देना आज के डेट में बहुत आसान हो गया है। लेकिन हर बार एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की एंडोमेट्रियोसिस है तो आप आईयूआई में भी भली भांति कंसीव हो सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी। जिस कपल की मैंने आपके साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर की, उस स्टोरी को शेयर करते हुए मुझे भी बहुत आनंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।